हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आपके लिए लाए हम एक नया सेशन जिसमें कि आपके लिए क्लास 9th के लिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके चैप्टर्स फ्रॉम सेल चैप्टर सेल से आपके 25 ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले तो आपके इस चैप्टर को पूरे रिवीजन में हेल्पफुल होंगे अगर आपने चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो। एंड सेकेंड, ये आपको बेनिफिट होगा इसका कि इस 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम्स में भी आपको मिलेंगे जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। एंड अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए इजी होगा चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में एंड एग्जाम वगैरह में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है? तो आपने चैप्टर सेल में पढ़ा होगा कि जो सेल में क्या होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होता है इनसाइड भी होता है एंड आउटसाइड भी होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही कुछ एक्सटेंशन होते हैं, इनसाइड फोल्डिंग हो जाती है एंड आउटसाइड भी कुछ एक्सटेंशन हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो नए नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर इनसाइड होता है तो मिजोजोम वगैरह बनाते हैं एंड अगर आउटसाइड हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन होती है आउटसाइड, सीलिया, फ्लैजिला एंड पिलाई, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके कुछ स्ट्रक्चर के फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी में आता है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलिया का फॉर्म करते हैं एंड जो कुछ लेंथ में होते हैं लॉन्ग लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन आउटर मोस्ट लेयर पे, तो वो क्या होते हैं? फ्लैजिला। एंड इन दोनों का काम क्या होता है? लोकोमोटरी यानी कि लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो आइए एक बार इसको रीड करते हैं। मेनी सेल पजेज हेयर लाइक ऑर्गेनल्स कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजिला। इनका जो प्रोजेक्शन होता है ऐसे ही होता है, ये रहा, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा हेयर लाइक, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। ये या तो ऐसे होगा एंड आपको फ्लैजिला दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। तो ये सीलिया एंड फ्लैजिला ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो मेनी सेल पजेज हेयर लाइक ऑर्गेनल्स कॉल्ड सीलिया एंड फ्लैजिला। एंड ये क्या है? एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड ये आउटर एक्सटेंशन है, इनसाइड ये एक्सटेंड नहीं हुए हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? These are cytoplasmic outgrowth that are surrounded by extension of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन होती है उसी से ये क्या बनते हैं? कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर है? और रिलेटिवली शॉर्ट एक्सटेंशन, जो छोटे छोटे एक्सटेंशन होते हैं वो सीलिया होते हैं एंड लार्जर वन इज कॉल्ड फ्लैजिलम। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में ये किस तरीके से हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, आपने प्लांट सेल में पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में सेल चैप्टर में। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? तो जो प्लांट सेल की जो दो सेल्स होती हैं, नेवरिंग सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होती है, जो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होती है, किसकी वजह से? प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से। तो यहीं पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक प्लांट सेल हो गया कुछ इस तरीके से, अगर ये एक प्लांट सेल है एंड यहाँ पे ये दूसरी जो प्लांट सेल होगी, तो ये जो कनेक्ट होती है एक दूसरे से, किसकी हेल्प से? ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। इस तरीके से ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं ऐसे। तो नेवरिंग सेल्स प्लांट सेल में जो कनेक्ट होती है एक दूसरे से, किसकी हेल्प से? प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग कनेक्शन होता है प्लांट सेल के नेवरिंग सेल में, जिससे कि ये छोटे पोर्स होते हैं सेल वॉल के बीच में, यहाँ पे यही पोर्स होते हैं। तो यहाँ से क्या होती है कि साइटोप्लाज्म में पोर्स होते हैं, तो ये क्या, कोई भी जो सिस्टम होती है ट्रांसपोर्ट वगैरह का एक दूसरे से एक्सचेंज हो पाता है एक सेल से दूसरे सेल में। एंड ये सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल। एक बार रीड कर लेंगे इसको। प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग कनेक्शन बिटवीन नेवरिंग प्लांट सेल्स विच रन थ्रू वेरी फाइन पोर्स। बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं सेल वॉल में। They help to establish a continuous system of cytoplasm for transport of substances between cells. ऐसे इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इनकी सेल वॉल पे, प्लांट के सेल वॉल पे ऐसे पोर्स होते हैं
जो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस क्या करते हैं, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट दोनों सेल्स में इजीली हो जाता है। किसकी हेल्प से? प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। मतलब ये कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, दो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, किसमें? प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन में क्या डिफरेंस है? तो आपको पता है कि सेल में जितने भी साइटोप्लाज्म में जितने भी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल के अंदर के जो कुछ सब्सटेंसेस हैं, लिविंग कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में, उसमें क्या है? कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्गी, ईआर, ये सब प्रेजेंट है सेल के अंदर। तो ये क्या है? सेल के ऑर्गेनेल्स। सेल के जो कंपोनेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के लिविंग कंपोनेंट यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और भी ऑर्गेनेल्स कंपोनेंट जो प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। एंड सेल इंक्लूजन क्या होता है? सेल इंक्लूजन क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का। एंड ये क्या होते हैं? रिजर्व फूड, जैसे कोई भी फूड वगैरह को जो रिजर्व फूड स्टोर, जैसे कि क्या बोल सकते हैं आप, साइनोफाइसिन वगैरह, स्टार्च वगैरह, रिजर्व फूड मटेरियल जो भी, या फिर एक्सक्रेटरी या सिक्रेटरी प्रोडक्ट या मिनरल मैटर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं सेल में वो क्या कहलाती है? इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी हमेशा क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, रिजर्व फूड एंड एक्सक्रेटरी, सेक्रेटरी या मिनरल मटेरियल्स, ये सारी चीजों को वो क्या करते हैं? एक तरह से वहां पे सेल में स्टोर होते हैं, तो वो कहलाते हैं इंक्लूजन बॉडी। एंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म में जो एक्सपेंडेड हैं सारे ऑर्गेनल्स वो क्या है? सेल ऑर्गेनल, जैसे कि ईआर, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, etc। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन। अच्छा, क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाए? आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन केस अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाता है या टूट जाता है तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? ये है आपका कोई सेल, एंड अगर ये सेल है, यहाँ पे सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके से सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, एंड ये है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। एंड अगर इनकेस ये रैप्चर हो जाए, ये टूट जाए, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है इनका, जैसे ये रूम है, ये रूम का जो वॉल है ये बाउंड्री है, एंड अगर ये वॉल टूट जाता है तो क्या होता है कि आपके जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इस रूम में, अगर ये वॉल टूट गया तो वो उस साइड भी जा सकती हैं, एंड यहाँ फिर ये चीज़ें, इस रूम की चीज़ें उस साइड आराम से जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई बाउंड्री नहीं है, कोई वॉल नहीं है। तो इस तरीके से जो सेल में जितने भी साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, सारी चीज़ें प्रेजेंट है, अगर ये सराउंडिंग्स, ये इनके जो भी चीज़ें हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ये रैप्चर हो जाता है तो सेलुलर कंटेंट्स जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे? जो भी यहाँ पे सेलुलर कंटेंट्स वगैरह हैं वो डिस्पर्स्ड होने लगेंगे, फैलने लगेंगे पूरी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेंगे, एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर टू द प्रोटोप्लाज्म, सो आफ्टर द रैप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट विल डिस्पर्स इन सराउंडिंग मीडियम। प्रोटोप्लाज्म का मतलब जो लिविंग कंपोनेंट हैं आपके सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनल जो हैं, अगर ये क्या हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें डिस्पर्स होने लगेंगी, सारे कंटेंट डिस्पर्स आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बाउंड्री है वो रैप्चर हो गई। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपैरेटस। अच्छा, गोल्गी अपैरेटस क्या है? सेल ऑर्गेनल है। गोल्गी का काम क्या है आपके सेल में? आपको पता होगा कि जो गोल्गी है इसका काम क्या है? पैकेजिंग का, मॉडिफाइंग का एंड सिक्रीशन का। कोई भी जो भी ईआर से प्रोटीन्स, इंजाइम्स बन के आते हैं, उसकी पैकेजिंग, उसका मॉडिफिकेशन एंड उसका टारगेट रीजन तक सिक्रीशन कौन कराता है? गोल्गी कराता है। तो अगर जो भी प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं ईआर से, वो कहाँ जाते हैं? गोल्गी को ट्रांसफर किए जाते हैं। अब गोल्गी में क्या होता है, सबसे पहले क्या वो मॉडिफाई होगा, यानी कि उसे जिस टारगेट रीजन में जाना है उसके लिए उसको क्या किया जाएगा? मॉडिफाई किया जाएगा। उस पर कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, किसी भी तरह का सिग्नल हो गया, किसी भी तरह की प्रोटीन हो गई, जो भी मॉडिफिकेशन उसमें जरूरत होगी वहाँ उस पर ऐड किया जाएगा। देन उसको वेसिकल्स के फॉर्म में पैक किया जाता है। देन फिर वो अपने टारगेट रीजन में क्या होंगे? सिक्रीशन किए जाएंगे। तो अगर गोल्गी नहीं होगा तो क्या होगा? गोल्गी अगर नहीं है
प्रेजेंट है, एब्सेंट है अगर गोल्गी, देन क्या होगा कि मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन, पैकेजिंग का काम नहीं हो पाएगा, तो जिससे कि पूरा जो सेलुलर फंक्शन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो एक बार इसको रीड करोगे, इन द एब्सेंस ऑफ गोल्गी apparatus द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विल अराइज। द सेक्रेटरी एक्टिविटीज, जितनी भी सेक्रेटरी एक्टिविटीज हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह ER से बन के आ रही है गोल्गी में, अब वो क्या होगी, वहीं की वहीं रह जाएगी एंड वो अपने टारगेट रीजन तक नहीं जा पाएंगे, फर्स्ट थिंग। तो इससे क्या होंगे कि आपके बॉडी के फंक्शन जो भी हैं वो रुक जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि द ब्रोकन मेम्ब्रेन लाइक दोज ऑफ लाइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ETC विल नॉट गेट रिपेयर्ड। अब जैसे कि लाइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इनके मेम्ब्रेन थोड़े कहीं से टूट गए हैं तो वो रिपेयर्ड भी नहीं हो पाएंगे। एंड एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म विल नॉट टेक प्लेस कॉजिंग इनएबिलिटी स्पर्म टू एंटर द एग। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में गोल्गी हेल्प करता है, ठीक है। एंड अगर एक्रोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक्रोसोम ही है जो एग को, स्पर्म को क्या करता है, एग से पेनिट्रेट कराता है। एंड एक्रोसोम का ही फॉर्मेशन नहीं होगा देन ये फंक्शन भी रुक जाएगी। तो गोल्गी के ना होने से बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि गोल्गी प्ले अ मेजर रोल इन पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप ये हमेशा पढ़ते आ रहे हो, किस ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो आपको पता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइक क्या होती है, पावर का मतलब कि एनर्जी का होना। एंड एनर्जी एनर्जी कहाँ बनती है, कौन सी सेल ऑर्गेनल हेल्प करती है एनर्जी के फॉर्मेशन में, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है जहाँ पे ATP यानी कि जो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए वो है ATP, एंड ATP का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे ATP का फॉर्मेशन होता है। Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. It is because the mitochondria is the site of cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ होगा जिससे कि एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसीलिए यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो पाता है। इट इज जनरेटेड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। अब आपको पता है कि कैसे यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जब आप खाना खाते हो देन क्या होता है, उसका जो ब्रेक डाउन होता है, तो जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, एंड इस प्रोसेस को बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। एंड जैसे ही ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, देन जाके किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। एंड इसी ATP का हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, अपने बॉडी के फंक्शंस को डिराइव करने के लिए एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। अब लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनता है, तो आपको पता है कि ER क्या करता है, सिंथेसाइज करता है प्रोटीन एंड लिपिड। अब कैसे, ER दो तरीके की ER होते हैं बेटा, एक स्मूथ ER एंड एक रफ ER। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट है इस स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो आपको पता होगा ये चीज कि ER कुछ ऐसे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एंड ER के कुछ पोर्शन पे इस तरीके से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं प्रोजेक्शंस, एंड ये जो कुछ हाफ पोर्शंस पे ये लगे होते हैं ये होते हैं राइबोसोम। तो ER के जितने पोर्शन पे राइबोसोम लगे होते हैं ये कहलाता है रफ ER, एंड जिस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं वो कहलाता है स्मूथ ER। अब राइबोसोम का मेन एंड मेजर काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो जिस ER पे राइबोसोम लगे होंगे वहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एंड जहाँ पे ER नहीं लगे होंगे यानी कि वो स्मूथ ER है, देन वहाँ पे क्या होगा, लिपिड का। स्मूथ ER किस में हेल्प करता है, लिपिड के फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड राइबोसोम नहीं है तो वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कराता है, राइबोसोम। तो रफ ER इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है क्योंकि वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। एंड राइबोसोम का केवल फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। एंड स्मूथ ER लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो स्मूथ ER से क्या बनेंगे आपके बॉडी में, लिपिड, एंड रफ ER किस में हेल्प करेगा, आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो एक बार इसको रीड करेंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड
which are important for cell function. Ribosome attached to the surface of endoplasmic reticulum are site of protein synthesis. The manufactured protein are later sent to different places in the cell depending upon the need. अब प्रोटीन बनने के बाद जहां जहां सेल में प्रोटीन की नीड होगी वहां वहां क्या होते हैं, प्रोटीन को सेंड किया जाता है. क्लियर है? इतनी चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आई है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. अमीबा अपने फूड को कैसे लेता है? तो आपने पढ़ा होगा अमीबा के स्ट्रक्चर में कि अमीबा अपने फूड को जब लेता है तो सबसे पहले फूड वेसिकल्स की फॉर्मेशन करता है एंड इंडोसाइटोसिस, यानी कि इनसाइड द सेल जब फूड वेसिकल्स का फॉर्मेशन करके देन क्या होता है, वो फूड वेसिकल्स डाइजेस्ट होता है एंड वो फूड को ऑब्टेन कर लेता है. ठीक है, तो जो अमीबा की प्रोसेस होती है फूड लेने की वो होती है इंडोसाइटोसिस. ठीक है, एक बार इसको पढ़ेंगे हम. अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू इंडोसाइटोसिस. इंडोसाइटोसिस का मतलब कि ये अमीबा की सेल है एंड जब सेल की फोल्डिंग इनसाइड होगी एंड ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन इनसाइड होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडोसाइटोसिस. इनसाइड द सेल जब डाइजेशन हो रहा है फूड का, ठीक है, ये प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस. जब ये फूड इनगल्फ कर रहा है इनसाइड, ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, इमर्ज हो जाती है इनसाइड, फोल्ड हो जाती है इनसाइड, ये होता है इंडोसाइटोसिस. थ्रू इंडोसाइटोसिस रेफर टू इनवेजिनेशन ऑफ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेट फॉर्मिंग एन इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. ये ऐसे करके क्या होती है, यहाँ पे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इसी को बोलते हैं हम फूड वेसिकल्स. दिस प्रोसेस इज जनरली इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल. जैसे ही प्लाज्मा में ये अमीबा किसी फूड को देखता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जैसे ही ये इस फूड को ऐसे कैप्चर करता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुरंत इन्वेजिनेट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है किधर, इनसाइड की तरफ, एंड यहाँ पे ऐसे इमर्ज होके वो फॉर्म कर लेती है वेसिकल्स का. जैसे ही वेसिकल्स फूड वेसिकल्स बन गया बॉडी के इनसाइड, देन यहाँ क्या होता है, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी एंड इसको अमीबा को फूड मिल जाता है. क्लियर है? इनटेक ऑफ लिक्विड फूड. जब लिक्विड फूड को लेते हैं इनसाइड द सेल तो इंडोसाइटोसिस में, तो उसको बोला जाता है पिनोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग. एंड जब किसी सॉलिड मटेरियल्स को क्या करते हैं, लेते हैं जब बॉडी के इनसाइड, तो उसको बोला जाता है फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस का मतलब सेल ड्रिंकिंग. तो इंडोसाइटोसिस में दो पोर्शन है, दो पार्ट्स हैं, दो कैटेगरी हैं, सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग. सेल ईटिंग यानी फैगोसाइटोसिस, जब भी कोई सॉलिड मटेरियल को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं इनसाइड. एंड अगर कोई लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं इनसाइड द बॉडी तो वो होता है पिनोसाइटोसिस. एंड विद द हेल्प ऑफ इंडोसाइटोसिस अमीबा टेक्स इट फूड. तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेंगे. Intake of liquid food material using endocytosis is called pinocytosis or a cell drinking. Similarly, intake of solid particles by a cell through its membrane is called phagocytosis or a cell eating. In this process, cell membrane put a protoplasmic process around the food particle. The process fused to form phagosomes. ठीक है, फैगोसोम्स का मतलब कि यही जो ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है इसी को फैगोसोम्स बोला जाता है. तो आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी कि अमीबा कैसे अपने फूड को कैप्चर करता है. अमीबा क्या करता है, सबसे पहले जो भी कोई उसके सराउंडिंग फूड आती है, तो आपको पता है कि अमीबा की बॉडी क्या होती है, इरेगुलर शेप में, कोई भी शेप अमीबा की बॉडी ले लेती है. एंड जैसे ही कोई फूड सराउंडिंग उसके दिखाई देता है, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया फॉल्स विद इट कैप्चर्स इट फूड. एंड जैसे ही अपने फूड को कैप्चर्स करते हैं, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होने लगते हैं इनसाइड को. एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं, पूरे प्रोटोप्लाज्मिक की सराउंडिंग करके वो क्या बना लेते हैं, फूड वेसिकल्स. एंड उसी फूड वेसिकल्स को क्या बोला जाता है, फैगोसोम्स. जब उस वेसिकल्स के अंदर उनके फूड मटेरियल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फैगोसोम्स. अब ये जो इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो दो तरीके से होती है, पिनोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस सॉरी. पिनोसाइटोसिस का मतलब जब भी कोई लिक्विड मटेरियल होता है एंड उसको इनटेक कर रहे हो इंडोसाइटोसिस की हेल्प से, तो वो हो जाता है पिनोसाइटोसिस. इसे सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं. फैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग, यानी कि जब कोई सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम सेल ईटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों.
अभी तक तो वो आपके जो क्वेश्चंस थे वो थे शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, नेम अ सेल ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल एंड इनलिस्ट इट्स टाइप। कुछ सेल ऑर्गेनल जो कि केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, उनके कुछ टाइप्स आपको बताने हैं। तो देखिए, प्लांट सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, आपको पता है कि केवल प्लांट सेल में पाए जाने वाले। तो सबसे पहले तो आप सारे सेल ऑर्गेनल्स को ही एक बार रिवाइज कर लेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है बच्चों? तो सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं, तो आप देख लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर। एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले तो हम यहाँ पे एनिमल या प्लांट किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो आपके देखिए सेल ऑर्गेनल हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जिसको कि प्लास्टिड भी आप बोलते हो, ईआर, राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम, ठीक है। ये सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। ईआर, राइबोसोम, अच्छा वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें हैं। तो देखो, ईआर, राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, इतनी सारी चीजें हैं। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, गोल्गी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स भी, टेम्परेरी वैक्यूल्स, स्मॉल साइज वैक्यूल्स, ये क्या है? ये सारे ऑर्गेनल्स आपको एनिमल सेल में भी देखने मिलते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स आपको क्या है? एनिमल सेल में भी देखने मिलते हैं। ये क्या आपको एनिमल सेल में कभी क्लोरोप्लास्ट देखने मिला? एनिमल सेल में आपने सुना है कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है क्या? तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड। प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनल है जो कि केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में क्या है? टोटली एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज का ध्यान देंगे। तो अब एक बार हम यहाँ पे इनलिस्टेड भी देख लेंगे। प्लास्टिड आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट। तो जो प्लास्टिड केवल एक क्या है? सेल ऑर्गेनल है जो कि केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। एंड प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। प्लास्टिड के पिगमेंट्स के बेसिस पे उसके कुछ कैटेगरीज भी हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के 3 कैटेगरी हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट कब कहते हैं इसे? इस पे क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आपके लीफ ग्रीन दिखाई देते हैं एंड जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है एंड जिसकी वजह से आपके लीफ वगैरह ग्रीन दिखाई देते हैं। एंड क्लोरोफिल इस सनलाइट को कैप्चर करता है ताकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो सके। एंड ल्यूकोप्लास्ट आपका किस में हेल्प करता है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये फूड स्टोरेज वगैरह का, जो भी रूट में, स्टेम में जो भी फूड स्टोरेज होती है वो उसमें हेल्प करता है। एंड क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, येलो, रेड, ये सब कलर के। तो ये किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन, जैसे कि फ्लावर के कलर वगैरह, फ्रूट्स के कलर वगैरह किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। एंड क्रोमोप्लास्ट किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर के अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, तो जिससे क्या होते हैं कि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होकर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये है प्लास्टिड के टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट आर फॉर स्टोरेज स्टार्च, ग्रेन एंड ऑयल ड्रॉप्स। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द characteristics color of flower and fruit, hence animal attract for pollination। ठीक है, तो प्लास्टिड वो सेल ऑर्गेनल है जो कि केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। इट इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। एंड प्लास्टिड इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स। एंड ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, देयर इज नो एनी पिगमेंट्स। एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या है कि किस में हेल्प कर रहा है? स्टोरेज वगैरह में। क्रोमोप्लास्ट इज अ कलरफुल प्लास्टिड, येलोइश और रेडिश, and it makes the fruit and flowers attractive due to various color and it attracts the animals for pollination. Now the term of chloroplast, it is a green color plastid due to presence of chlorophyll, and chlorophyll help in capturing the sunlight for the photosynthesis, and also due to presence of chlorophyll leaves and stems all appear as a green color। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाउ इज अ प्रोकैरियोट सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से? इट्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बार आप ये पढ़ चुके होंगे एंड मुझे तो लगता है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद भी होगा। सबसे पहले तो नेम में ही एक डिफरेंस है एंड वही मेजर डिफरेंस है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रो मीन्स बिफोर एंड यू मीन्स कि ट्रू, प्रो मीन्स फॉल्स एंड यू मीन्स ट्रू। ओके, तो प्रोकैरियोट, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, प्रो मतलब कि फॉल्स न्यूक्लियस एंड ट्रू, यू मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस। तो वो सेल जिसमें कि न्यूक्लियस क्या हो, एब्सेंट हो, तो ऐसे न्यूक्लियस के पहले की जो कंडीशन होगी सेल में, या न्यूक्लियस ना हो, तो उस सेल को बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एंड वो सेल जिसमें कि न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको बोल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। ये आपका मेजर डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, उनका जो जेनेटिक मटेरियल वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनके जो जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस में क्या है, सराउंडेड है, बिल्कुल न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है, तो वो है यूकैरियोटिक सेल। इट इज अ मेजर डिफरेंस। एंड और आपके डिफरेंस आते हैं राइबोसोम के। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोट्स में क्या होते हैं कि 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। चलो और देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपको पता है कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है किसी सेल में, तो जो उनके जेनेटिक मटेरियल है वो इनसाइड कवर फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो भी उनका जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सराउंडिंग में है, न्यूक्लियस के इनसाइड है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप राइबोसोम होते हैं। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से क्या है, डिफर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके भाई, क्या हो गया? चलो ओके, हाउ डज ए सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन? सेल अपने फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है भाई? सेल कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करता है? तो सेल के अंदर वेरियस जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यही जो इनके सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, वही क्या करते हैं, इनके फंक्शन कराते हैं एंड पूरे लाइफ प्रोसेस में ही हेल्प करते हैं। जैसे कि तरह तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर एंड सारे सेल ऑर्गेनल्स के क्या है, अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, गोल्गी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन, इन सारी चीज़ों का काम कर रहा है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वो क्या कर रहा है, उन क्लीनिंग कर रहा है सेल की एंड डाइजेस्ट कर रहे हैं सेल डेब्रीज को, अनवांटेड डैमेजेस को, ये सारी चीज़ों को। ईआर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस करा रहे हैं। गोल्गी क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं, सिक्रीशन करा रहे हैं। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इनके सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वही क्या करते हैं, तरह तरह के फंक्शन परफॉर्म करके ये पूरे लाइफ प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट। तो इस तरीके से सेल क्या करता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, किसकी हेल्प से, सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? अच्छा, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है बच्चों? लाइसोसोम का तो बहुत ही खास फंक्शन है। लाइसोसोम देखो बहुत तरीके से हेल्प करता है सेल में। सबसे पहले तो लाइसोसोम लाइसोसोम सेल को क्लीन रखता है एंड लाइसोसोम को आप हमेशा सुनते हैं कि सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल बोला जाता है। हाँ, सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं कि सेल डेब्रिज को डाइजेस्ट करने के लिए खुद को भी बर्स्ट आउट करा लेते हैं एंड जितने भी सेल डेब्रीज हैं, अनवांटेड डैमेजेस सेल हैं, उनकी क्लीनिंग करने में ये हेल्प करता है। लाइसोसोम में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जितने भी सेल डेब्रीज हैं उनको डाइजेस्ट करा पाते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है एंड सेलुलर डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो आओ एक बार रीड करें इसको। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में कैसा हेल्प करता है लाइसोसोम? तो सबसे पहले तो देखो 3 तरीके से इसका फंक्शन बताया गया है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन,
दूसरा डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, एंड थर्ड वन इज सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन लाइक सम लाइसोसोमल एंजाइम्स आर रिलीज्ड आउटसाइड द सेल टू ब्रेक डाउन एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स, सो दे आर नोन एज ए डाइजेस्टिव बैग। अच्छा देखो, इसको 3 तरीके से जाना जाता है, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग ना। तो डाइजेस्टिव बैग कब बोला जाता है, जब क्या होते हैं कि जो लाइसोसोम एंजाइम्स हैं, जो उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जब वो क्या होते हैं कि सेल के आउटसाइड रिलीज होते हैं, एंड वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को, यानी कि सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल हैं, जब वो उसको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल। एंड डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, कोई अनवांटेड जो मटेरियल्स हैं उनका, लाइसोसोम ऑल्सो डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल, जैसे कोई बैक्टीरिया सेल में एंटर कर गया तो उसको भी वो क्या करते हैं, अगर वो अनवांटेड है हमारे लिए तो उसको वो डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। थर्ड वन सेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम गेट रप्चर्ड एंड एंजाइम्स आर रिलीज्ड फ्री इन डैमेज्ड सेल्स। अगेन aging cells, dead cells are poorly working cell organelles to digest them, so they are also known as a suicide bag। तो सुसाइड बैग कब बोला जाता है, उसके अंदर जो इंजाइम्स भरी हुई है, प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो अपने आप को बर्स्ट आउट कर लेता है। कब बर्स्ट आउट करता है, जब बहुत सारे जैसे कि एजिंग सेल्स, डेड सेल्स, ये सेल डेब्री जब सेल में प्रेजेंट होती हैं तो उनको क्लीन करने के लिए जब ये खुद को बर्स्ट करता है, जैसे ही ये बर्स्ट होता है तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी सेल्स क्या होती हैं, ये डाइजेस्ट कर देता है। तो ये बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल। डाइजेस्टिव बैग कब, जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहा हो, ठीक है, फॉरेन मटेरियल को भी ये डिस्ट्रॉय करता है। इतनी चीजें क्लियर है। Thus, lysosome help in the waste disposal of the cell and keep the cell clean of any unwanted waste material. I think कि आपको lysosome का function बिल्कुल clear है। Next question. Do you agree that a cell is a building unit of an organism? If yes, explain why. अच्छा, क्या आपको लगता है कि सेल ही क्या है, बिल्डिंग ऑफ सेल है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का? अगर हाँ तो फिर आप एक्सप्लेन करिए कि क्यों। तो क्यों भाई आपको नहीं लगता ऐसा? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल सेल, तो क्या वो कैपेबल एक सिंगल सेल क्या होता है, वो पूरे लाइफ के फंक्शन को क्या करते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन वो एक ही सिंगल सेल क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि पहले तो सेल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। देखो सेल कैसे है यूनिट ऑफ लाइफ किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, अब ये चीज हम पढ़ेंगे। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो एक सिंगल सेल ही पूरे फंक्शन को परफॉर्म करता है उनके लाइफ के। लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सबसे पहले कोई सेल एंड फिर सेल क्या हो जाते हैं, सेल के बाद से ये क्या होती है, सेल की ग्रुपिंग। ये सेल की ग्रुपिंग होके क्या बन जाता है भाई, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म टिश्यू। अब टिश्यू से क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिल के क्या बना लेते हैं, ऑर्गन। अब यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है, फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बन जाता है, ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो इस तरीके से देखो पूरे ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एक सिंगल सेल की वजह से। तो यूनिट कौन है, एक सेल। सबसे पहले एक सेल है, तभी तो यही तो सेल, फिर एक सेल से फिर 2-4 सेल, ऐसे ढेर सारे मिलियंस ऑफ सेल जुड़ के क्या बना है, टिश्यू। फिर तरह तरह के बहुत सारे टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बना रहे हैं, फिर ये ऑर्गन में सारी चीजें आके ऑर्गन सिस्टम बना रही है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हम लोगों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल ही क्या है, यूनिट है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेल ही यूनिट है किसका, लाइफ का, क्योंकि एक सेल से ही फिर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक बार इसको रीड करेंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू get organized to form organs with a specific function. Many organs are grouped together to constitute an organ system. Many organ systems together constitute an organism. Therefore, cell is a building unit of an organism. कहने का मतलब ये है कि यूनिट की बात की गई है, जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे ये रूम है, तो ये रूम के लिए क्या है, एक जो ईंट है वही क्या है, इसका बेसिक है, बेस है। एक ईंट आया, फिर उस पे ईंट रखते गए तब ये वॉल बन गया।
तो ये वॉल क्या हो गया, बन गया कब, जब हम लोग ढेर सारे एक ईंट पहले लाएं, सबसे पहले एक ईंट लाएं, यानी वो एक ईंट क्या है, वो आपकी बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक सिंगल सेल आया, फिर एक ईंट पे ढेर सारे ईंट रखते गए तो ये वॉल बन गई। फिर ऐसे ही एक वॉल बनाया, फिर इस तरफ वॉल बनाया, इस तरफ वॉल, तब जाके एक ये रूम बन गया। तो यानी कि इस रूम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाए थे हम, एक ईंट लाए थे। तो वही एक ईंट क्या है, इसका बेसिक है, यूनिट है, उससे ही जुड़ के ढेर सारे ईंट जुड़ के वॉल बने, फिर 2-3 वॉल जुड़ के एक रूम बनी। इसी तरीके से आपकी बॉडी में सेल है, सेल ही आपकी बॉडी का यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए सेल ही क्या, उसकी बेसिक यूनिट है। एक सेल है, फिर सेल ही ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके टिश्यू मतलब कि ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर फुल एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डू प्लांट सेल पजेस लार्ज साइज वैक्यूल? प्लांट सेल में लार्ज साइज वैक्यूल क्यों होते हैं भाई? तो प्लांट सेल पजेस लार्ज वैक्यूल टू परफॉर्म, बहुत सारे फंक्शन उसमें होते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स, इटीसी, एंड जो टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी होती है सेल की, फिल्ड विद सेल सेप, ये सारी चीजें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट में रिजिडिटी, टर्जिडिटी ये सब प्रोवाइड करता है वैक्यूल्स सेल को। इट इज फिल्ड विद द सेल सेप, इसमें सेल सेप प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को टर्जिड बनाए रहते हैं, रिजिड बनाए रहते हैं, एंड इसमें पानी और मिनरल्स का स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होता है प्लांट के अंदर। दैट्स वाई कि जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज साइज वैक्यूल को पजेस करते हैं, जबकि एनिमल सेल में टेम्परेरी और स्मॉल साइज वैक्यूल होते हैं। प्लांट सेल में क्या होते हैं कि अप्रोक्स जो सेल की जो एवरेज, मतलब कि एवरेज एरिया को कौन कवर किए रहता है, वो वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल? अच्छा भाई, न्यूक्लियस, आप हमेशा बोलते हैं न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, तो इसे समझ जाना चाहिए कि न्यूक्लियस का क्या है, बहुत ही बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। कैसे? न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल, जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो यानी कि जितनी भी मेटाबॉलिज एक्टिविटीज है आपकी बॉडी में वो किससे परफॉर्म होगी, न्यूक्लियस होगा तभी होगी। जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन से एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, कौन से प्रोटीन के लिए कौन सी जीन होगी, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। आपके हेयर का कलर कैसा होना है, आपके आई के कलर कैसा होना है, ये इंफॉर्मेशन कौन लेके आता है, न्यूक्लियस। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस हुआ ना आपके बॉडी का ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन हुआ ना आपकी सेल का। तो चलो एक बार इसको रीड कर लो। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब जितने भी केमिकल एक्टिविटीज आपकी बॉडी में होते हैं वो किसकी हेल्प से होंगे, न्यूक्लियस की हेल्प से। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस में ही सारे प्रोटीन्स बनाने वाले जीन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा किसकी हेल्प से होगा, न्यूक्लियस की हेल्प से। क्यों? क्योंकि सारे जो जीन्स होंगे जो कि इस प्रोटीन को इनकोड करने वाले हैं, उस प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, वहीं पे सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, वही सारे इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। दैट्स वाई इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, आपको पता है। इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, का फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस से ही होता है। इट रेगुलेट द सेल साइकिल, सेल साइकिल को भी न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है, डिवीजन सेल का कराता है। ठीक है, इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड इज कंसर्न विद द, और जितने भी इंफॉर्मेशन है पेरेंट सेल से ऑफ स्प्रिंग तक न्यूक्लियस के ही वजह से क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, तो आपको न्यूक्लियस का फंक्शन समझ में आया। जितनी भी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है न्यूक्लियस के ही वजह से पॉसिबल है। राइबोसोम का फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन एंड जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन है, सब किसकी वजह से पॉसिबल है, न्यूक्लियस की वजह से। तो न्यूक्लियस आपकी बॉडी में कहा जाता है कि ब्रेन ऑफ द सेल। सो इट इज ट्रू कि न्यूक्लियस ही जितने भी मेजर रोल हैं आपकी सेल में कौन परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are ribosomes, where are they located in cell, what is their function? राइबोसोम क्या होता है बेटा? तो आपको पता है कि राइबोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनल है, स्फेरिकल शेप्ड है इसके, एंड ये साइटोप्लाज्म में रहते हैं या तो फ्रीली या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो दो ही इसका लोकेशन है, या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हुए मिलेंगे, ये तो सेल की साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसे राइबोसोम ऐसे घूमते हुए मिलते हैं, या फिर ER की मेम्ब्रेन पे इस तरीके से अटैच्ड। तो राइबोसोम या तो ER की मेम्ब्रेन पे मिलेंगे या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, एंड इनका फंक्शन केवल और केवल प्रोटीन बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? तो यानी कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब कि कैसे सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है किसमें, फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर में। स्मूथ ER आपको पता है ना, वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। एंड जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो लिपिड होगा तभी आपकी क्या होगी, मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस यानी कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का बनना, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना। एंड सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनता है, तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड की बाइलेयर है, एंड उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन इम्बेडेड होते हैं। क्लियर है? तो लिपिड और प्रोटीन होंगे तभी आपके सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। एंड ये लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है, तो ये कौन हेल्प करता है आपके मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, ER। कैसे? क्योंकि जो रफ ER है वो फॉर्म करता है प्रोटीन, एंड जो स्मूथ ER है वो क्या बनाता है, लिपिड। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर जीन्स। जीन्स क्या होते हैं भाई? तो आपको पता है कि आपके सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल वो आपका DNA है। एंड जो DNA होता है, जैसे कि ये है आपका सेल, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट, यही क्रोमोसोम क्या है आपका, DNA। एंड इसी में आपके जो भी जीन्स हैं प्रेजेंट है। तो ये पूरे जो है आपके, जब इसको यहाँ पे ऐसे बाहर, पहले तो ये जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो यही क्रोमोसोम, इसी यही क्या क्या DNA है। ठीक है, इसी क्रोमोसोम में आपके ये जो जीन्स हैं प्रेजेंट है, यही है आपका DNA। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पार्ट जैसे अब हम यहाँ पे ले लें अगर, तो जो भी फंक्शनल सेगमेंट है इस क्रोमोसोम का या इस DNA का, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वही क्या कहलाता है, जीन्स कहलाता है। कैसे? जैसे कि ये आपका DNA है। अब DNA में पूरे DNA से तो अभी हम काम कर नहीं रहे हैं, मतलब कि हमें I की प्रोटीन बनानी है। इस DNA पे हर तरीके के जीन्स आपके प्रेजेंट हैं, हर तरीके के प्रोटीन बनाने वाले जीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जब हम जिस जीन का यूज कर रहे हैं, यानी कि जिस जीन से जो प्रोटीन बन रही है, जहां जहां पे जीन्स प्रेजेंट होगा, यहाँ पे I की प्रोटीन प्रेजेंट है, I के लिए जीन, आई प्रोटीन वाली जीन, यहाँ हेयर के कलर वाली जीन, यहाँ फेस आपके स्किन टोन की जीन, यहाँ पे आपके हाइट की जीन ऐसे प्रेजेंट है। तो DNA का वो सेगमेंट जहाँ पे कि जीन्स प्रेजेंट हैं जो कुछ प्रोटीन को कोड कर रहा है, वो सेगमेंट DNA का फंक्शनल सेगमेंट, जहाँ से किसी प्रोटीन की कोडिंग हो रही है, वो वाली सेगमेंट आपकी कहलाती है जीन। यानी कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज नोन एज जीन। क्लियर है? वो सेगमेंट जहाँ से कि कोई प्रोटीन कोड हो रहा है, कोई जीन का कोई ऐसे जीन है जो कि किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। कुछ रीजन में देखो यहाँ कोई किसी तरह का जीन नहीं है, तो ये नॉन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA, तो उसे जीन नहीं बोलेंगे। DNA पे भी जिस जिस रीजन में आपके प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं वही क्या कहलाते हैं, मतलब फंक्शनल सेगमेंट। वो एरिया जहाँ पे कि कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स हैं जहाँ से कि कोई प्रोटीन की कोडिंग होगी, उसी पोर्शन को हम लोग जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ DNA, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन, वन जीन में परफॉर्म वन और मेनी फंक्शन। जीन्स आर कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके हेयर की कलर, आई का कलर, आपके स्किन टोन, आपकी हाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, एंड यही DNA पे जहाँ जहाँ ये फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, जहाँ से कि कोई कोडिंग हो रही है, जहाँ से किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी कोड को, उसी सेगमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, जीन्स कह देते हैं। दैट मीन्स कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज नोन एज जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप अभी देखो, प्रीवियस जो इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें आपने देखा, अगर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे कितने इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करिएगा। अब आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बोला है, यानी कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये है राइबोसोम, जो कि न्यूक्लियस के, ये ईआर है, ईआर के सरफेस पे अटैच है। न्यूक्लियस के ही मेम्ब्रेन से फिर ईआर का ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, जब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एंड ये जो बीच बीच में ऐसे पोर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियस पे ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है भाई, ये गैप, ये न्यूक्लियर पोर है। एंड इसकी जो फ्लूइड मटेरियल है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड प्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सबको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। सबसे आउटर मेम्ब्रेन एंड इसके बाद वाली मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन एंड प्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मतलब कि न्यूक्लियस के पहले भी थोड़ी जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये सब जो प्री न्यूक्लियर स्पेसेस होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि जो न्यूक्लियस की कवरिंग है। क्लियर है। क्रोमैटिन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल, इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्कैटर्ड फॉर्म में, इस तरीके से, ये क्या है भाई, क्रोमैटिन है। तो जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जब इस तरीके से, तो वो क्रोमैटिन कहलाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटर में ये जो बॉल दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। एंड यही हेल्प करता है कि इसमें राइबोसोम के फॉर्मेशन में। क्लियर है। तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो राइबोसोम कैसे बने, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। एंड ये आपका देखो न्यूक्लियस से अटैच है एसईआर। तो ये आपकी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको इतना सारा कुछ न्यूक्लियस का जब डायग्राम बनाने आता है तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं। एंड यही है आपका यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, क्योंकि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है, तो देखो सबसे पहले साइज न्यूक्लियस का लार्ज होता है एंड न्यूक्लियोइड का स्मॉल होता है। अच्छा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड कब बोलते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिस रीजन में, क्योंकि वहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, तो वहां जिस रीजन में उनके जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वही रीजन कहलाता है न्यूक्लियोइड। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है कोई, तो अब इनके इस रीजन में इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल इनके प्रेजेंट है, तो ये रीजन जहाँ पे कि इनके ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इसको हम नाम दे दिए न्यूक्लियोइड। एंड न्यूक्लियस तो आप जान ही रहे हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस लार्ज होता है एंड न्यूक्लियोइड स्मॉल। क्लियर। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं न्यूक्लियस, एंड यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन इन्वेलस इज एब्सेंट, क्योंकि न्यूक्लियोइड है वो ऐसे ही सेल में स्कैटर्ड है, वहां किसी तरह का मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, अब यहाँ न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा फिर यहाँ पे। क्लियर। हिस्टोन, यानी कि डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन टू फॉर्म क्रोमैटिन, यहाँ डीएनए नेकेड, हिस्टोन और एब्सेंट। अब देखो हिस्टोन क्या होता है, आपने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं बता दूं, वेट, यहीं पे बताते हैं। देखो जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो कि मैंने आपसे कहा, पहले तो ये क्रोमैटिन के फॉर्म में, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में इस तरीके से आपके न्यूक्लियस में ऐसे प्रेजेंट है ना, यही ये जो क्रोमैटिन है आपका। अब जो आपका ये हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो उनकी जो डीएनए की लेंथ है, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये न्यूक्लियस में पैक्ड है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसका जो क्या होता है, जब इसको आप बाहर निकालोगे तो ये 2 मीटर मतलब लेंथ होती है इसकी। तो इतना छोटा सा सेल, और उस छोटे से सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे एडजस्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है, डीएनए की पूरी, डीएनए को कंपैक्ट किया जाता है। डीएनए को कंपैक्ट करने के लिए रैप्ड किया जाता है, उससे रैप्ड करने के लिए प्रोटीन होती है, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए उस प्रोटीन पे क्या होता है, रैप्ड होने लगते हैं क्वाइल होके, ठीक है। तो कुछ हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन होती है, यानी कि उसमें 8 सब यूनिट होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, फिर ये इसी पे ऐसे क्वाइल होने लगती हैं, ऐसे ऐसे क्वाइल होने लगती हैं। क्वाइल हो होके इस तरीके से, ये ऑक्टामर है, ऑक्टामर के ऊपर ऐसे डीएनए क्वाइल्ड हो रहे हैं।
फिर ये ऑक्टम आ रहा है, उस पर ऐसे डीएनए को रैप्ड, ऐसे कॉइल कर करके रैप्ड किए जा रहे हैं। रैप्ड होते 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 ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसे ये रैप्ड होते होते डीएनए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इतना कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इसी को बोला जाता है क्रोमोसोम। तो जब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की क्या नीड आती है, हिस्टोन प्रोटीन उस डीएनए को कॉम्पैक्ट करने के लिए, उसे रैप्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका हिस्टोन। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब ये क्रोमोसोम वाले फॉर्म आपको अपीयर होते हैं। अदरवाइज नॉन डिवाइडिंग सेल में ये क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम आपका, ये डीएनए आपका प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। जब सेल डिवाइड करने को होता है तो इस सेल की क्या होती है, ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म क्रोमोसोम अपीयर होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड बेसिक प्रोटीन है जो कि डीएनए को रैप्ड करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं इन डिवाइडिंग सेल। क्लियर है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का हिस्टोन नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ब्रीफ स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है, देखेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे कि ड्राई एप्रिकॉट्स को कुछ टाइम के लिए प्योर वाटर में छोड़ दिया, फिर कुछ देर बाद उसे शुगर सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ड्राई एप्रिकॉट तो सबसे पहले स्वेल हो जाएगा, क्योंकि उसे आप क्या डाल, सूखा हुआ है, यानी कि वाटर कंटेंट बिल्कुल भी उसमें नहीं है। एंड अगर आप उसको नॉर्मल वाटर में डाल रहे हो तो धीरे धीरे क्या होंगे, वहाँ पे ऑस्मोसिस होंगे एंड वाटर इंडोस्मोसिस होंगे ना, वाटर इनसाइड सेल के जाएगा और सेल स्वेल हो जाएगा। देन श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। अब फिर उसके बाद वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगी। जब आप उसे शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो शुगर सोल्यूशन में वाटर का कंटेंट कम होगा, ठीक है। तो हायर टू लोअर वाटर क्या करेंगे, डिफ्यूज आउट होंगे, तो वहाँ पे एक्सोस्मोसिस होकर सेल दोबारा से श्रिंक हो जाएगी। क्लियर है। तो ये ऑस्मोसिस का आपका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स इज केप्ट इन कंसंट्रेटेड सैलिन सोल्यूशन। तो उस टाइम पे क्या होगा, इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में आपका क्या हो रहा है, आरबीसी श्रिंक हो जाती है एंड गिव्स रिवील्ड। जैसे ही आप कंसंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में आरबीसी को डालते हो, वहाँ पे क्या होती है, एक्सोस्मोसिस होगी एंड सेल श्रिंक होकर क्रीनेशन का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ब्रेकडाउन। जैसे ही सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, सेल की डेथ हो सकती है, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोको लीव्स, रियो लीव्स है यहाँ पे, आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट देन ड्रॉप ऑफ शुगर सिरप इज पुट ऑन इनटू इट। तो क्या होता है उस केस में, नो चेंज, सेल गेट किल्ड ड्यू टू बॉइलिंग। अब क्या होगा कि सेल में कोई, क्योंकि अगर आप लीव्स को क्या कर रहे हो, बॉयल कर दे रहे हो, तो वहाँ पे सेल किल्ड हो जा रहा है। तो अब वहाँ पे किसी भी तरह का एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस का प्रोसेस तो होगा नहीं, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वहाँ किसी भी तरह का प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। अब नेक्स्ट, गोल्गी apparatus इज रिमूव फ्रॉम द सेल। अगर गोल्गी apparatus सेल से रिमूव हो गया तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, मटेरियल, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। एंड गोल्गी apparatus खुद भी नहीं, मतलब सेल में गोल्गी ही नहीं होगा तो कोई भी किसी भी तरह की सेल ऑर्गेनेल्स रिपेयर, मॉडिफिकेशन, सेक्रेशन, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज सेड दैट एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, ये बोला गया है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या, कहाँ से आते हैं, सिंगल सेल से आते हैं। ठीक है, ऑब्वियस है कि सिंगल सेल से आते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जाइगोट से स्टार्ट होती है। ठीक है, और सिंगल सेल, तो जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, हैप्लॉयड, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो एक सिंगल सेल का ही फॉर्मेशन होता है ना। एंड वहाँ पे कंडीशन डिप्लॉयड होती है, क्योंकि वहाँ पे 2n की कंडीशन होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे डबल होते हैं, बट जो सेल होता है वो क्या होता है भाई, सिंगल सेल ही होता है। तो जितने भी सेल बनते हैं वो सिंगल सेल से ही बनते हैं, फिर वही सिंगल सेल रिपीटेडली कंटिन्यूसली डिवाइड कर करके डिफ्रेंशिएट होकर फिर क्या करते हैं, एक मल्टीसेलुलर या एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि एक सिंगल सेल से ही फिर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को क्यों बोला गया है, मतलब कैसे, तो सेल मेम्ब्रेन को इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे इस रूम में डोर है वो अलाउ करती है आपको आना या यहाँ से जाने के लिए, एक मतलब गेट बना देगा, आप इससे बाहर निकल सकते हो एंड उसे ओपन करके अंदर आ सकते हो।
तो इसी तरीके से हमारे सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है किसी भी मटेरियल का एंट्री करना सेल में एंड किस चीज को बाहर जाना है उसको एग्जिट कराने में। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बोला जाता है, क्योंकि कोई भी चीज इजीली आपके सेल के इनसाइड नहीं आती है। कुछ चीजों के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करती है, वो सेलेक्टिव चीजों को ही एंटर कराती है, एंट्री देती है, एंड जो भी चीजें नीड की नहीं होती उन्हें एग्जिट आउट। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल इनटू इन एंड आउट, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स, हेंस इट इज कॉल्ड। एंड नेसेसरी जो चीजें हैं वो सेल के बाहर नहीं, जो चीजें सेल के बाहर नहीं जा पाती हैं, सेलेक्टिवली चीजें ही सेल के इन आउट हो सकती हैं, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल दैट हैज लेड टू फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जिसकी वजह से जो फोटो ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में, उसी की वजह से। यस, इट इज वेरी करेक्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल पिगमेंट ही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में बाय कैप्चरिंग द सनलाइट। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट को कैप्चर वो ऑर्गेनिजम्स, जिस ऑर्गेनिजम्स में भी, जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है यानी कि वहाँ क्लोरोफिल है, तो वो क्या करते हैं कि क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशल ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल, दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। These pigments are capable of capturing sunlight, वो पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है, which is used by plant cell to manufacture their carbohydrate. This has led to origin of photoautotropic among plants. Clear है? Next question. Explain the fluid mosaic model of the plasma membrane. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, कुछ उसमें प्रोटीन इम्बेडेड है, आप जानते हैं, एंड ये फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल है। फ्लूइड मोज़ेक क्या मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे लिपिड की, ऐसा बोला गया है कि एक लिपिड का सी हो एंड उसमें जो मतलब ये एक आइस का बर्ज है, मोज़ेक है, लिपिड को बोला गया है मोज़ेक, ठीक है, एंड उस पे कुछ ऐसे क्या है भाई, उसी फ्लूइड पे, उसी लिपिड का जो आइसबर्ग है, फ्लूइड है, उसी पे कुछ प्रोटीन इम्बेडेड है यानी कि तैर रहे हैं। इसी बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया है एंड इसका काम क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको पता है? स्ट्रक्चर भी बताना है बच्चों, स्ट्रक्चर नहीं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ, रुक जाओ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये इन साइड में ऐसे फोल्डिंग होगी, ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे मैट्रिक्स, राइबोसोम्स, डीएनए, इनका अपना डीएनए भी प्रेजेंट है। तो देखो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्डेड होती है, इनर मेम्ब्रेन, क्लियर है। एंड क्रिस्टी किसे बोलते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर, ये जो फोल्डिंग है, ये जो इनर मेम्ब्रेन की ये फोल्डिंग है, इसे ही आपको क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है, क्रिस्टी। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, ये जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। ये जो आपका है ये क्या है? मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड होती है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, इनमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट होंगे, उनका डीएनए, उनका राइबोसोम प्रेजेंट होगा। फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन में? यानी कि आपको पता है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो एटीपी सिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक कंट्रोल, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल डिवीजन? इंपॉर्टेंट फॉर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर
सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो आपको पता है कि सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेल की ग्रोथ कैसे होगी अगर सेल डिवाइड नहीं होगा। एक सिंगल सेल था, उसे पूरी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब वो सेल क्या किए, रिपीटेडली डिवाइड किए। तो सेल में डिवीजन होगा तभी सेल का क्या होगा, ग्रोथ हो पाएगा। एंड कोई भी डेड या डैमेज सेल है तो उसका रिप्लेसमेंट कैसे होता है? सेल डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाती है, तो डैमेज टिश्यूज या डेड सेल क्या होते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प होता है? जब सेल का डिवीजन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट डिवाइड करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, देन क्या होता है, जाइगोट बनता है। इस तरीके से फिर क्या होते हैं, सेल डिवीजन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कर लेंगे। सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी के, आपको पता है कि ये जो पूरे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है रिपीटेडली कंटिन्यूअसली सेल के डिवीजन होने से ही क्या होते हैं, सेल डिवाइड कर करके नए नए सेल्स बना के उसकी ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन। तो बार बार डिवाइड होने से ही नए नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तभी तो सेल की ग्रुपिंग होकर टिश्यू बनेगी, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिजम्स। तो सेल का डिवाइड होना जरूरी है ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। सेल का डिवाइड होना जरूरी है। कोई भी डेड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन करके ही नए सेल बनेंगे, तभी डेड और डैमेज सेल का रिप्लेसमेंट होगा। इन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन एंड मेंटेन जेनेटिक कंटिन्यूटी। एंड सेल डिवाइड हो के ही नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तभी जेनेटिक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। प्रोड्यूस वेरिएशन एंड वेरिएशंस भी दिखाई देते हैं सेल डिवीजन की वजह से। क्लियर। नए नए सेल्स बनते हैं। मियोसिस जब होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह, एंड सेल में वेरिएशंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल डिवीजन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अब सेल डिवीजन क्या है एंड इसके टाइप्स क्या हैं? तो आपको पता है सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल डिवाइड कर करके जब नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कर करके नए सेल का फॉर्मेशन करे। इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस एंड दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। एंड देखो माइटोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में, ऑकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब कि जो भी आपके बॉडी में दो तरीके के सेल हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी कि सेक्स सेल्स जो कि केवल क्या करेंगे, गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे। एंड सोमैटिक सेल्स जो आपके सारे ऑर्गन्स वगैरह जिस सेल के डिवाइड होने से बन रहे हैं, आपकी बॉडी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्मल जो आपके सेल्स हैं जिससे आपके ऑर्गन्स वगैरह बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, सोमैटिक सेल। क्लियर है। तो माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल में होता है, जर्म सेल में हमेशा मियोसिस होता है। ठीक है। प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। एंड सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है तो दो आइडेंटिकल सेल का प्रोडक्शन होता है। माइटोसिस में हमेशा एक सेल डिवाइड होके दो सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होके दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में केवल दो सेल का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम। एंड जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ भी क्या होंगे, सेम होंगे। क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम एज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा, ठीक है, 46, तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे। हेल्प इन ग्रोथ, किसमें हेल्प करते हैं, ग्रोथ में, टिश्यू के रिपेयर में एंड रीजनरेशन में। क्लियर है इतनी बात। ये हो गया माइटोसिस। अब बात करेंगे मियोसिस। अच्छा, कुछ माइटोसिस के स्टेजेस भी होते हैं, जैसे कि स्टेजेस 5 हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब माइटोसिस होता है तो कुछ 5 स्टेजेस के बाद से पूरा एक सेल से दो सेल बनता है। किस तरीके से, सबसे पहले प्रोफेज की कंडीशन आती है। प्रोफेज क्या कंडीशन होता है, इसमें क्या होती है कि जो सेल है, आपको पता है कि सेल की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ऐसे क्रोमैटिन के फॉर्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे क्या होते हैं कि क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं। ये जो क्रोमैटिन वाला फाइबर है, क्योंकि अब ये सेल डिवाइड होने को है, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस होने लगेंगे। बिल्कुल क्रोमैटिन का जो थ्रेड एकदम फाइबर लाइक दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगा, क्वाइल होने लगेगा। एंड ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके साइड वो सब डिसअपियर होने लगते हैं प्रोफेज की कंडीशन में। मेटाफेज के कंडीशन में क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटर प्लेन। अब यहाँ पे क्या था कि अभी ये क्रोमैटिन का फॉर्म था, तो ये इस तरीके से अब फॉर्म हो रहा था, इस तरीके से कंडेंस्ड हो रहा था।
अब ये प्रोफेज में इसे कंडेंस होने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया। लेकिन मेटाफेज में क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। तो कैसे अलाइन होते हैं, देखो ये सेल है, अब यहाँ पे ये अलाइनमेंट पे आ जाते हैं, बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे, इस तरीके से ये क्या होते हैं ना, इक्वेटर पे आ जाते हैं। अरे एक मिनट मैं बना के बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से क्रोमोसोम इस तरीके से इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज में, क्लियर है। अब एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स। अब एनाफेज में क्या होता है कंडीशन कि यहाँ पे इस तरीके से ये अलग, एंड यहाँ पे ये ऐसे, ये एनाफेज में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अभी अलाइन हुए थे मेटाफेज में, एनाफेज में सेपरेट। टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब टीलोफेज में क्या होता है कि इस तरीके से सेल हो जाती है, इस तरीके से। अब ये चीज़ें धीरे धीरे रीअपियर होने लगती हैं, ये इस तरीके से हो जाती है सेल की कंडीशन। एंड टीलोफेज में ऐसे साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो साइटोकाइनेसिस में ये 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, ये 2 अलग अलग ऐसे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आपको देखने मिलती हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब ये जो ऐसे इसके साइड साइड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं ना, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। ये जो क्रोमैटिन वाले फॉर्म है ये कंडेंस्ड होने लगते हैं, ऐसे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगते हैं। मेटाफेज में ये अलाइनमेंट पे आ जाते हैं इस तरीके से इक्वेटर पे, एंड एनाफेज में ये सेपरेट हो जाते हैं। एंड टीलोफेज में क्या होता है कि इनके 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है अलग अलग। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवाइड होते हैं, 2 अलग अलग डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से माइटोसिस कुछ 5 स्टेप्स में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मियोसिस की। अब ये तो मेटाफेज था, सो माइटोसिस थे, माइटोसिस के कुछ स्टेजेस थे। अब मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जर्म सेल्स में होते हैं। एंड मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। प्रोड्यूस 4 नॉन आइडेंटिकल। अब यहाँ पे 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन। एंड मियोसिस क्यों जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे एक सेल डिवाइड होके क्या करते हैं, 4 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक सेल डिवाइड होके क्या बनाते हैं, 4 सेल का फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था आपका चैप्टर सेल के कुछ 25 क्वेश्चंस, जिसमें आपने सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवाइज कर ली। आपने पढ़ा सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट भी पढ़े, सेल ऑर्गेनेल का भी पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल, एंडोऑस्मोसिस, सारे कॉन्सेप्ट आपके आई थिंक यहाँ पे रिवीजन हो गए हैं। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।